This is chapter 7, aggregate demand and related concepts. In our last video we have studied about investment function, its meaning, and induced investment, autonomous investment. In this video we will study determinants of investment. There are three important elements involved that determines the level of aggregate investment expenditure in any time पीरियड. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लेवल को डिटरमिन करने में तीन जो एलिमेंट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, करना है या नहीं करना, अगर करना है तो हमें कितना करना है, ये सारे डिसीजन लेते समय हमें तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है. वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट MEI एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो बच्चों केन्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट थ्योरी में जो MEC को इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट के रूप में माना था, और केन्स की इसी MEC के कॉन्सेप्ट को बाद में बोल्डिंग और अदर इकोनॉमिस्ट ने MEI यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया. हालांकि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं, बट अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के केवल दो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी MEC. तो बच्चों यदि हम इसे एक मैक्रो एनालिसिस ना करें और इंडिविजुअली देखें, तो जो कोई भी व्यक्ति होता है यदि वो किसी एक कैपिटल एसेट को खरीदता है, मशीन वगैरह को खरीदता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा प्रॉफिट को गेन करने के लिए कर रहा होता है. तो वो इस बात को मतलब मशीन को खरीदने से पहले एक बार ये जरूर सोचेगा कि यदि वह इस कैपिटल एसेट को, मशीन को खरीदता है, तो बदले में फ्यूचर में उससे कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्या उसे इससे फायदा होगा. यदि हाँ, तो वो इस कैपिटल एसेट को यानी मशीन को खरीदेगा यानी इन्वेस्टमेंट करेगा, वरना नहीं. तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न expected from an additional or marginal unit of a capital asset over its cost. तो जो किसी कैपिटल एसेट की जो मार्जिनल एफिशिएंसी है वो उस एसेट की एक एडिशनल यानी मार्जिनल यूनिट से एक्सपेक्टेड कॉस्ट के ऊपर मिलने वाले जो हाईएस्ट रिटर्न है उसको, उसके जो रेट होता है उसको शो करती है. और इसको हमने दूसरे एक और डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है. इन जनरल टर्म्स MEC में बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट रिटर्न ओवर द कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैपिटल एसेट. तो सामान्य अर्थ में जो MEC है वो सभी प्रकार की पूंजी परिसंपत्ति यानी जो कैपिटल एसेट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला जो कैपिटल एसेट है उसकी जो एडिशनल यूनिट है यानी जो अतिरिक्त इकाई है उसके उत्पादन से प्रत्याशित लागत से ऊपर जो अधिकतम प्रतिफल यानी हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होता है उसकी दर को MEC कहा जाता है. अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं. यदि आपको अपनी फैक्ट्री में एक नई मशीन लगानी है तो ये क्या है, एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट. अब नई मशीन लगाना क्या प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि मशीन अगर खरीदेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ कीमत होगी यानी कुछ ना कुछ लागत आएगी. साथ ही ये मशीन अपने जो पूरा जीवन काल है यानी जो उसका लाइफ स्पैन होता है यानी जो लाइफ पीरियड होता है उसमें अपने उत्पादन से इनकम भी जनरेट करेगी. तो ऐसे में इसकी एफिशिएंसी का पता कैसे चलेगा, आप कैसे कंपेयर करेंगे, यानी ये मशीन खरीदना फायदेमंद होगा या नहीं, इस पर पैसा लगाएं या नहीं. तो इसकी एफिशिएंसी का पता लगाने के लिए इसकी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उसके ऊपर रिटर्न का जो रेट होता है, जो रिटर्न की प्रतिफल की जो दर होती है उसको जानना पड़ता है, और इसी को हम लोग MEC कहते हैं. MEC का जो डिटर्मिनेशन होता है यानी उस MEC का जो निर्धारण होता है वो भी दो फैक्टर मिलकर करते हैं. पहला है सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एंड सेकंड है प्रोस्पेक्टिव यील्ड. तो जो ये MEC होता है बच्चों, ये लिखा है MEC इज द रेशियो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड्स एंड देयर सप्लाई
प्राइस। यानी ये जो डेफिनेशन दी है ये प्रोफेसर कुरिहारा ने दी है वास्तव में। एमईसी अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं की जो प्रत्याशित आय यानी जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड होती है और उसकी जो पूर्ति कीमत होती है यानी जो सप्लाई प्राइस होते हैं उनके बीच में एक रेशियो है। अब हम देखते हैं सप्लाई प्राइस या जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो क्या होता है। तो एमईसी का अनुमान लगाने के लिए एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा इस बात को कंसीडर करता है कि किसी पर्टिकुलर कैपिटल एसेट के लिए उसे कितना पे करना होगा। तो किसी नई परिसंपत्ति यानी जो कैपिटल एसेट होता है, एक एडिशनल जो यूनिट होती है, उसके लिए जो चुकाई जाने वाली कीमत होती है उसको उसका सप्लाई प्राइस कहते हैं। और इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। यानी कोई पुरानी मशीन हटाकर जब नई मशीन लगाई जाती है तो उसमें जो आने वाली लागत होती है उसको हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा ये भी कंसीडर करता है कि उस कैपिटल एसेट की एडिशनल यूनिट को लगाने से यानी उसके इन्वेस्टमेंट से उसे कितनी आय मिलने की एक्सपेक्टेशन है यानी उम्मीद है। तो इस प्रत्याशित आय को निकालते समय किसी भी कैपिटल एसेट की जो लाइफ स्पैन यानी जो लाइफ पीरियड होता है उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे यदि कोई हमने मशीन लगाई तो वो मशीन का जो लाइफ पीरियड है, जो उसकी पूरी एक जीवन काल है, वो मान लो 5 साल का है, तो उसने अपने पहले साल में जो है वो अलग आय देगी, दूसरे में उससे कम देगी, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम और पांचवे तक लास्ट तक आते आते उसका जो इनकम है, उससे मिलने वाली जो इनकम है, यील्ड है, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम देखते हैं एमईसी का फॉर्मूला क्या होता है। एमईसी इज इक्वल टू वाई अपॉन पी। यहाँ पर आई का मतलब यहाँ पर है एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वाई का मतलब है प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ कैपिटल एसेट्स पर यूनिट ऑफ टाइम, और इसके बाद पी का मतलब है यहाँ पर सप्लाई प्राइस। नेक्स्ट बच्चों, जो एमईसी होता है उसका प्रोस्पेक्टिव यील्ड से वो डायरेक्टली रिलेट करती है और सप्लाई प्राइस से इन्वर्सली रिलेट होती है। यानी किसी भी कैपिटल एसेट का अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड बढ़ेगा तो एमईसी भी बढ़ेगी और प्रोस्पेक्टिव यील्ड के कम होने से एमईसी भी कम होगी। इसी तरीके से अगर उस कैपिटल एसेट की सप्लाई प्राइस बढ़ जाता है तो एमईसी कम हो जाएगी और सप्लाई प्राइस कम हो जाता है तो एमईसी बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें जो कोई कैपिटल एसेट है उसका जो एनुअल यील्ड है ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर वो 5000 है और उस कैपिटल एसेट का सप्लाई प्राइस यानी लागत उसकी 40,000 है, तो एमईसी होगी। चूंकि एमईसी हम यहाँ पर इसमें हम लोग रेट की बात कर रहे हैं तो 5000 अपॉन 40,000 इंटू 100, तो ये जो 12.5% है ये उसकी एमईसी है। नेक्स्ट है इन एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम द एमईसी फ्रॉम एवरी कैपिटल एसेट विद डिक्लाइन एज मोर इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन इन इट। किसी दिए हुए समय में किसी कैपिटल एसेट पे जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं तो उस कैपिटल एसेट की जो एमईसी होती है वो लगातार कम होती चली जाती है। तो ये एमईसी के लगातार घटने के जो कारण हैं वो दो हैं। पहला कारण ये है कि जैसे कोई ज़्यादा यूनिट्स अगर किसी मशीन की इंस्टॉल की जाएगी तो किसी कैपिटल तो उससे जो उत्पादन में जब हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे मिलने वाली जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो लगातार कम होगी और प्रोस्पेक्टिव यील्ड के कम होने का मतलब है कि एमईसी का कम होना। सेकंड जो इसमें रीज़न है वो ये है कि किसी कैपिटल एसेट की जब हम ज़्यादा यूनिट लगाते हैं इट मीन्स उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं तो उसका जो सप्लाई प्राइस होता है वो भी बढ़ जाता है और सप्लाई प्राइस के वजह से बढ़ने से लागत बढ़ेगी और लागत के बढ़ने से जो उसका एमईसी होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। तो किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम कहीं से मनी को बोरो करते हैं तो बदले में उसकी जो लागत होती है उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आरओआई एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की जो मात्रा होती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी जब ब्याज की दर ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट कम किया जाता है और जब ब्याज की दर कम होती है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाता है। अब हम
कंपेयर करते हैं MEC को ROI के साथ। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैन बी वर्क आउट बाय कंपेयरिंग द MEC विद ROI। यानी कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए हमें MEC को ROI के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हमेशा उसी केस में प्रॉफिटेबल होता है जब तक उसकी जो MEC होती है वो ROI से ज़्यादा रहती है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज एक कोई एंटरप्रेन्योर है और उसने एक कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए जो लोन लिया है उस पे उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है वो 12% है, और उस पर्टिकुलर जो कैपिटल एसेट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है यानी जो MEC है वो 20% है। तो ऐसे में MEC ज़्यादा है ROI से, तो इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट को करेगा और वो उसको तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि इन्वेस्टमेंट MEC और ROI दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।